ऑल राइट, सो TPP 4 है ना ये, TPP 4 क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 एंड 14, क्वेश्चन नंबर 2 TPP 4। तो इसमें क्या बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन A इज 50 ओम। R दिया हुआ है, कोई A का सॉल्यूशन है, उसका R दिया हुआ है कितना, 50 ओम, एंड दैट ऑफ B इज 100 ओम। सॉल्यूशन कोई B का है, उसका R कितना दिया है, 100 ओम, है ना। बोथ सॉल्यूशन बीइंग टेकन इन द सेम कंडक्टिविटी सेल, तो इन दोनों के लिए क्या खास बात हो जाएगा, L/A का वैल्यू कांस्टेंट, है ना। इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ solution A and B are mixed, what will be the resistance of the mixture using the same shell, assuming that there is no increase in the degree of dissociation of A and B on mixing। देखो पहली बात तो बिल्कुल इसमें बोला क्या है कि इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें A एंड B दोनों का इक्वल वॉल्यूम था। तो क्लियरली ये समझ में आ गया, इनके कंसंट्रेशन हाफ हो गए भाई। अगर ये C रहा होगा तो ये C/2 हो जाएगा। नहीं, अरे बाबा इक्वल वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम डबल हो गया, मोल तो C का वही रहा ना बेटा, तो वॉल्यूम डबल होने से ये C/2, ये भी C/2 आ गया। अब जब आप कपा के बारे में ही पूछ रहा होगा, कपा या रेजिस्टेंस, क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिलेट कर सकते, बिल्कुल। तो देखो कपा की वैल्यू तो 1/R, L/A, ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, कैसा भी कर रहे हैं हम लोग। अब हमें रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, वैसे मैं बता दूं कपा की वैल्यू ऑफ कोर्स बहुत लूज सेंस में, जब सॉल्यूशन काफी ज्यादा डाइल्यूटेड हो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा हो, जितने पहले इलेक्ट्रोलाइट में आयंस हो वही आयंस, नंबर ऑफ आयंस आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ आयंस यहाँ और यहाँ फिक्स हो, इन दैट केस बेटा कपा सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है, कपा जितना आप डाइल्यूट करोगे उतना टाइम्स वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कल हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था ना कि कपा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, बट ये स्ट्रिक्टली हम लगा नहीं सकते ना, इट इज नॉट एज लीनियर एज आई एम राइटिंग। बट अगर मान लो ऐसे क्वेश्चंस दे दे और आपसे पूछे और आपको पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो दिस इज द ओनली वे अप्रोक्सीमेटिंग दैट कि कपा इज स्ट्रेट अवे प्रोपोर्शनल टू n/v, दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन सॉल्व, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, एक्यूरेट आंसर इसका नहीं निकल सकता है। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन ले लेना, प्रोवाइडेड जैसा मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि एक तो आयंस के नंबर्स इंक्रीज नहीं करने चाहिए, पहला चीज, और दूसरा और किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहना चाहिए, तभी आप करोगे, अदरवाइज दिस इज नॉट अ वेरी वैलिड एक्सप्रेशन, ओके। एंड ये वैसे वैलिड करा भी सकते हो कब, जब बहुत डाइल्यूट कंसंट्रेशन है, क्योंकि उस समय तक सारी चीजें टूट चुकी होती हैं, बहुत डाइल्यूट, एंड उसमें भी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर भी काफी हद तक ये क्लोज रिजल्ट देता है। उसके अलावा बाकी सभी जगहों पे काफी ज्यादा डिफरेंस रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन बस यही करके था। तो बताओ के अगर K/2 हो चुका होगा इन दोनों के लिए, तो दोनों का सम कर लेना, बोलो, और वहीं से फिर रेजिस्टेंस आप सॉल्यूशन का निकाल लोगे, हो जाएगा ना। तो पहले एंड दूसरे, यहाँ से K1 निकाल लो, यहाँ से K2 निकाल लो, और प्रोपोर्शनैलिटी हाफ हाफ कंसंट्रेशन हो गया, तो ये भी K1/2, ये K2/2, ये दोनों ऐड करके यहाँ पे ऐड लिख दो, और 1/R L/A से निकाल ले, निकल जाएगा, हो जाएगा। चलो ग्रेट, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा, कर लोगे ना। चलो, तो देखो आज क्या पढ़ना है, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो नाम मैं पहले ही डाल दे रहा हूँ ताकि हमारे दिमाग में टारगेट सेट रहे। सबसे पहले जो चीज पढ़नी है, वेरिएशन ऑफ लैम्डा विथ कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद एप्लीकेशन देखना है लैम्डा इंफिनिटी का, ये क्या होता है ना। उसके बाद बेटा ये आयनिक कंडक्टेंस के बारे में, लैम्डा आयंस के बारे में, स्मॉल के बारे में। फिर हमें पढ़ना है हाउ टू यूज दिस फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड KSP टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करें यहाँ पे ना, ये एक रिलेशन देखना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब खत्म होने के बाद हम लोग आएंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये
सारी चीजें पढ़नी है हमें। तो हेडिंग डालो पहला, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। कपा की बात नहीं कर रहा हूं, देखो कपा तो हमने देख ही लिया था और कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हाँ रफली हम मान सकते हैं कि N/V के। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये अगर पता पड़ गया तो कंडक्टेंस में कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है बच्चों कि लैम्डा m को अगर कंसंट्रेशन टू द पावर 1/2, C टू द पावर 1/2 के ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो वेरिएशन है वो लीनियर आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो वेरिएशन है वो लीनियर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे सीधा सीधा मैं ले लूंगा KCl। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर ये ग्राफ हम देखने की कोशिश करें और देखो C टेंडिंग टू 0, जैसे जैसे पीछे आ रहे हो C टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो C टेंडिंग टू 0 पे डेफिनेटली अगर डॉट 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 करके ये स्ट्रेट लाइन है तो कहीं यहां, तो इसी को बोलते हैं लैम्डा इंफिनिटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा इंफिनिटी इज टर्म्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ रहे हो? अब कहोगे सर ये क्या पहले से कोई रिलेशन है, कोई डेरिवेशन है इसका? नहीं, डेरिवेशन नहीं है, ये प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन है ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। देखो होगा क्या, आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, कंडक्टिविटी सेल लोगे बेटा, और इसमें KCl का ही अलग अलग कंसंट्रेशन C1 C2 C3 का आप सॉल्यूशन इसके अंदर डालोगे, और हर बार सॉल्यूशन डाल करके आप क्या करोगे, इसका कपा मेजर करोगे। कपा मालूम चल गया तो कपा बाई C करके इसका क्या करोगे, हर बार मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालोगे। तो जब निकालोगे अलग अलग कंसंट्रेशन पे तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो फॉर्चुनेटली ऐसा है कि अगर उनको ज्वाइन करो तो एक स्ट्रेट लाइन देता है C टू द पावर 1/2 के। अरे बोलो यार, अब तुम्हें वो समझ में आ रहा होगा जो मैं बार बार मना कर रहा था तुमको। मैंने क्या बोला था कि लैम्डा इज इक्वल टू कपा बाई मोलैरिटी, जब हम लिखते हैं मोलैरिटी N/V नंबर ऑफ मोल। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो तो अगर मैं कपा को डायरेक्टली मान लूं कि कंसंट्रेशन जितना टाइम्स होगा उतना ही टाइम्स ये भी हो जाएगा, तो खुद दिमाग लगाओ, जब डाइल्यूट करेंगे तो नीचे 2V और ये भी K/2, तो कट करके हर बार कांस्टेंट हो जाना चाहिए ना, जबकि देखो कहां कांस्टेंट हो रहा है, ये वेरी कर। कंसंट्रेशन अलग अलग कंसंट्रेशन पे इसकी वैल्यू देखो अलग अलग आ रही, बढ़ रही है, जैसे जैसे डाइल्यूट कर रहे हो बढ़ रही है। लेकिन बताओ जैसे एक बार इनफाइनाइट डाइल्यूशन पहुंच गया उसके बाद बढ़ने का कोई स्कोप है क्या? नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि डाइल्यूट रखोगे तो फिर भी अप्रोक्सीमेशन हम काम चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं चला सकते। इसीलिए वो जो क्वेश्चन मैंने बोला था उसमें थोड़ा और एक लैंग्वेज ऐड कर देता है, एज्यूमिंग के वेरीज लीनियरली विथ कंसंट्रेशन, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। अदरवाइज हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, तो ये K निकाल करके ऐसे कर लोगे, और जब इनके प्लॉट को देखा जाता है तो ऐसा आता है। क्लियर? अच्छा बच्चों, तो ये 3-4 पॉइंट मिलना आसान है, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें क्या मालूम किस कंसंट्रेशन पे आएगा, और उतना करने में जो कंडक्टिविटी का ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो तो बहुत ही खराब आ रहा होगा, रेजिस्टेंस बड़ा अजीब सा आ रहा होगा। तो इसलिए इनफाइनाइट वाले को प्रैक्टिकली निकालना, मेजर करके निकालना इज वेरी वेरी टफ टास्क। इसीलिए बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम डायरेक्ट यहां करके नहीं निकाल सकते। उसका तरीका क्या है, मैथमेटिकल ग्राफ पहले से एक बार देख लो कैसे वेरी कर रहा है, और एक बार ही मालूम चल गया तो इसका रिलेशन लिख लो। कैसे रिलेशन लिखोगे भाई, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप आपको मालूम हो, बोलो
इसका इंटरसेप्ट मालूम हो तो क्या आपको नहीं मालूम, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लैम्डा m इज इक्वल टू इसका जो कांस्टेंट है यानी लैम्डा नॉट या लैम्डा इंफिनिटी, लैम्डा नॉट या लैम्डा इंफिनिटी बोला जाता है ना, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लैम्डा नॉट और तो लैम्डा नॉट ये इंटरसेप्ट हो गया ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c पहले लिख दिया मैंने। और स्लोप तो कितने लोग कह रहे हैं नेगेटिव है, बोलो यार, ये देखो स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप को मैं मान ले रहा हूं कि कोई कैपिटल A वैल्यू है चाहे जैसा भी हो, और रूट ओवर c ये इसका वेरिएशन है। बोलो बच्चों, अगर ये हमें ग्राफ मिल गया, स्लोप मिल गया, अरे स्लोप मिलने के लिए तो हमें दो ही पॉइंट चाहिए ना यार, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो पॉइंट मिल गया, हमें कोई दो वैल्यू चाहिए और वो रख करके हम इक्वेशन निकाल देंगे। इक्वेशन निकाल लोगे तो क्या ये इंटरसेप्ट नहीं मालूम चल जाएगा? बोलो, ये मालूम चल जाएगा सर। और ये इंटरसेप्ट मालूम चल गया जैसे ही, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू हम बड़े आराम से ग्राफ से निकाल सकते। सारा अब हमारा दिमाग किस पे है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी पे क्यों है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारा पूरा पूरा फोकस इसी पे है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमने ग्राफ की मदद से निकाल लिया, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट खुद सोचो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयन ही बहुत कम आते हैं। अरे भाई बोलो, जैसे CH3COOH मैंने ले लिया तो इसके तो आयन ही बहुत कम आएंगे, और जब आयन ही बहुत कम आएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी, जैसे ये रूट ओवर सी पे लीनियरली वेरी कर रही है, इसकी लीनियरली नहीं, अजीब सा ही कर्व होता है, इसके पॉइंट्स कुछ ऐसे मिलते हैं कि उनको आप अच्छे से प्लॉट नहीं कर पाओगे और आपको भी नहीं मालूम कि वो कहाँ जाके रुकने वाले हैं। और इतना वियर्ड सा है कि इसका कोई भी ग्राफ, किसी भी पावर का ग्राफ इसका लीनियर है ही नहीं। तो ये किसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू इन्फिनिट डाइल्यूशन पे प्रैक्टिकली तो हम वैसे भी नहीं मेजर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का भी नहीं कर सकते हैं, वो तो फॉर्चुनेटली हमारे पास ग्राफ लीनियर आ जाता है जिसका हम यूज करके निकाल लेते हैं वैल्यू। समझ में आ रहा है? लेकिन वीक के केस में तो ग्राफ भी हमें ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे हम वो निकाल पाए, तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। समझ गए? तो पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर हम उसके बाद बात करते हैं। जल्दी करो जल्दी करो। ड्रॉ कर लिया? अब पॉइंट्स लिखो। The molar conductivity at infinite dilution. The molar conductivity at infinite dilution. और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसका दूसरा नाम क्या है? और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना, for strong electrolyte can be obtained easily by graphical extrapolation. Can be easily obtained by, सिंपली लिखना चाहते हो तो ग्राफ लिख लो, फैंसी बनाना चाहते हो तो ग्राफिकल एक्स्ट्राप्लोटेशन लिख लो। अरे बोलो यार, स्पेलिंग मत पूछना बस मेरे से। एक्स्ट्रापोलेशन
ग्राफिकल एक्सट्रापोलेशन। हाँ बिल्कुल वही डॉट 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 करके इक्वेशन निकालो और वहीं से निकालो, समझ गए बात। लिखो, बट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट can't be calculated with the same method. Extrapolation can't be calculated with the same नोट कर लिया ये, हाँ can't be calculated with the same method, नोट कर लिया। अब आ जाओ अगला और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहीं पे करूंगा, वो ये है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाले, इसका एक साइंटिस्ट ने बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया था, उसको समझते हैं और ये गेम खत्म उसके बाद, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भाई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो रहा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? नो, क्योंकि वीक भी 100% टूट जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी 100% ब्रेक डाउन कर जाएगा। अरे बोलो यार, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड में ले लूं, तो जब आप डाइल्यूट करते जाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ना। अरे बोलो यार, तो यहां से अगर हम निकाले वैल्यू तो हमें मालूम है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक आते आते ये भी पूरा ब्रेक डाउन कर, और वो इतना ज्यादा डाइल्यूट हो चुका रहता है कि कैटायन का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कंडक्टिविटी एंड एनायन का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कंडक्टिविटी, ये दोनों ही वैल्यू एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट का मतलब तुम समझ रहे हो, जैसे हमारा ये कैटायन का मूवमेंट है, अगर ये भूल जाए कि सॉल्यूशन में कोई नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ये इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हर समय कोई ना कोई नेगेटिव आयन रहता है, उसका अपना फील्ड रहेगा, कहीं ना कहीं इसके मोबिलिटी को हिंडर करेगा वो, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक जाते जाते इनका हिंड्रेंस इस पे जीरो हो जाता है, इनका अट्रैक्शन इस पे जीरो हो जाता है। तो ट्रू सेंस में हम ये समझे कि इसके फील्ड का कोई इंफ्लुएंस नहीं होता है, इसीलिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द कैटायन एंड एनायन इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट। वो किस एनायन के साथ कैटायन आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बीच के किसी कंसेंट्रेशन में वैलिड नहीं है, क्योंकि तब ये नजदीक नजदीक होगा और नजदीक होगा तो अपना इंफ्लुएंस डालेगा। इसलिए पोटेशियम विथ क्लोराइड आयन का पोटेशियम का कंट्रीब्यूशन अलग होगा, पोटेशियम विथ आयोडाइन आयोडाइड आयन के साथ उसका कंट्रीब्यूशन बदल जाएगा। सारे आयंस का सेम नहीं, मतलब एक ही आयंस का अलग अलग नेगेटिव आयंस के साथ सेम कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला है कंडक्टिविटी में, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते ही तो इसी को बोलते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। हाँ बेटा, लेकिन तुम समझो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। पहली बात तो जब तुम सॉल्यूशन में डाल रहे हो तुम्हें मालूम है ना चारों तरफ वाटर सॉल्वेट कर रहा है, सॉल्वेट भी कर रहा है, एक तो उसके फील्ड को वैसे सप्रेस कर रहा है, ऊपर से तुम ज्यादा डाइल्यूट करके इनको बहुत दूर कर दिए, इसीलिए तो बोल रहा हूं ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये चीज है। लिखो, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, स्पेलिंग पहले से पूछोगे, चलो वो तो मैं बता दूंगा तुम्हें, वो तो यार बड़ा ही अजीब। लिखो कोलरॉस, लिखो भाई, देखो कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन मतलब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इधर से उधर ही तो मूव कर रहा है ना, तो उसी के लिए माइग्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, कंडक्टिविटी के लिए माइग्रेशन। तो कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन लिख लिया, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन लिखो, it states that at infinite dilution at infinite dilution
the limiting molar conductivity at infinite dilution, मोलर कंडक्टिविटी भी आप बोल सकते हो कि इन्फाइनाइट डाइल्यूशन आपने बोल ही दिया है, तो एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख दो, ओके, लिमिट molar conductivity of electrolyte is simply the sum of molar conductivity of cation and the molar conductivity of anion. Molar conductivity of cation and molar conductivity of anion. समझ गए? अब एग्जांपल दिखाता हूं, देखो ध्यान से। अभी ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना? इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता कैटायन एनायन का, ओनली एट इन्फिनाइट। तो एग्जांपल जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे लैम्डा एम मुझे लिखना हो किसका, HCl का, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयनिक कंडक्टेंस के बारे में, यहाँ पे HCl बोलो प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, कैन आई राइट लाइक दिस? ये पहला था। दूसरा ये देखो यहाँ पे नॉट लगा दिया है या इन्फिनाइट लगा दिया है, कोई एक सिंबल यूज होगा, लैम्डा नॉट। थोड़ा ध्यान से देखना, H2SO4 मान लो मैंने यूज कर लिया, तो अभी कितने लोग कह रहे हो कि सर यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है ना, तो डबल मोल आ गया ना, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ सल्फेट आयन। बोलो यार, समझ में आ रहा है? अच्छा थर्ड, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आयंस का फिक्स है, बट इस कंपाउंड में वैसे 2 मोल आयंस है ना, तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा ना, मोलर है ये, तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ सल्फेट आयन। ये आयनिक कंडक्टेंस है, आयनिक कंडक्टेंस। लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो। अब देखो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देखे तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसका वैल्यू क्या होगा अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनसे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताओ, इसका कैटायनिक पार्ट ले लूं H+ तो क्या ले लूंगा मैं HCl। इफ लैम्डा नॉट ऑफ HCl इज गिवन टू यू एज X, ये पहला। इफ लैम्डा नॉट ऑफ दूसरा वाला पार्ट बताओ एसिटेट, तो एसिटेट किसके साथ लूं भाई, किसके साथ लूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाए, सोडियम आयन के साथ, पोटेशियम के साथ। अरे बोलो यार, जो पूरी तरीके से रिजॉल्व, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, इज इक्वल टू Y, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा, अब बताओ मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, Cl माइनस Na प्लस एक्स्ट्रा आ गया ना, तो मैं लैम्डा नॉट NaCl का भी दे दूंगा। अब बताओ सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH, तो क्या निकल नहीं जाएगा बच्चों? क्या इसको आप नहीं बोल दोगे लैम्डा ऑफ H+ आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस? क्या इसको नहीं बोल दोगे आप लैम्डा नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम आयन? और इसको क्या नहीं बोल सकते हो लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस? क्या ऐसा बोल सकते हो? अगर ऐसा बोल दिए तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये दोनों को ऐड करो और उसमें से इसको घटा दो थर्ड वाले को, तो आपको एग्जैक्टली सिर्फ H+N ये बच जाएगा, बाकी ये दोनों हट जाएंगे। तो कैन आई से दैट X + Y - Z? बोलो। अच्छा बच्चों, अगर ये अगर आपको निकालने आ गया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्या आसान हो जाएंगी भाई? आगे मैं अभी समझाता हूं, पहले नोट कर लो ये। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमने एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ किया और हमें निकल गया। तो ऐसे आई होप कि अगर मान लो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इधर उधर हो रहे हो कुछ, तो तुम समझ जाओगे। बोलो,
जैसे मान लो यहाँ पे मैं बेरियम का एसीटेट देता, CH3CO होल ट्वाइस Ba हो चुका होता, और यहाँ पे मैं बेरियम क्लोराइड देता BaCl2। समझ रहे हो ना तुम? तो बस वही, इसको जब एक्सप्रेस करते तो जहां ट्वाइस है वहां 2 मोल से मल्टीप्लाई करते और मैनिपुलेट करके कर लोगे। आई होप इतना समझदार हो तुम कि तुम लोग दिमाग लगा लोगे, हो जाएगा। अब एप्लीकेशन देखते हैं इसका क्या है। एप्लीकेशन देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन ये है बच्चों कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इंफिनिटी। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये 100% टूट चुका होगा। बोलो, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब भी आ रहा होगा तो ये 100% हो चुका होगा। तो अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन कुछ C हो तो उस C कंसंट्रेशन पे तो हम मेजर कर सकते हैं ना लैम्डा की वैल्यू। कैसे? लैम्डा C इज इक्वल टू 1/R, अरे यार सॉरी, कपा बाई कंसंट्रेशन। एंड कपा क्या होता है? 1/R L/A अपॉन कंसंट्रेशन। बच्चों समझ में आ रहा है? ये आप रेजिस्टेंस मेजर करके ये वैल्यू निकाल सकते हो ना, मोलर कंडक्टिविटी एट दैट गिवन कंसंट्रेशन। वो अगर आपको मालूम हो और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मालूम हो तो उसी का रेशियो ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। नोट कर लो। अच्छा, ये मालूम चल गया तो क्या होगा? अरे सर, अगर ये मालूम चल गया तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। देखो ना, ये C माइनस एक्स, ये XX, आप याद करो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू X/C होता है। तो C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, तो यहाँ से Ka की वैल्यू में क्या लिखूंगा? H प्लस आयन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यार। इनटू एसिटेट आयन होल डिवाइडेड बाय व्हाट? एसिटिक एसिड। आ रहा है समझ में? तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ C अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा? क्या इसको पूरा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ? अब क्या ये अल्फा की वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? अगर मान लो अल्फा कम आ रहा है किससे? 0.05 से, अगर वो कम आ रहा है तो नीचे वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, थोड़ा और आसान हो जाएगा, तो फिर C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। नहीं आया तो भाई हमें यूज करना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर इफ अल्फा लेस देन 0.05। अब वो तुम देख लेना। तो इससे हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन रिवर्स भी बना सकता है। आपको तुमको Ka दे देगा, K और कंसंट्रेशन से तुम अल्फा निकालो, अल्फा निकल गया तो तुम ये रिलेशन लगा सकते हो सकता है वो इनफाइनाइट देके ये पूछ ले या ये देके इनफाइनाइट पूछ ले। क्वेश्चन कहीं भी घुमा सकता है वो। समझ गए बच्चों? यहां तक क्लियर है? ओके। तो वीक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हम ऐसा निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन पहला है। दूसरा एप्लीकेशन दिखाता हूं, बोलिए सर। क्या बेटा? हाँ, कल कराया। कैसी बात कर रहे हो? अरे बहुत पीटूंगा तुम्हें। एक बात बताओ, लैम्डा मोलर, लैम्डा इक्विवेलेंट, ये डेफिनेशन कराया है। तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन कराया था, कपा बाई मोलारिटी, ये वही चीज तो है जी, और क्या है? और कपा की वैल्यू भी बताया था ना, 1/R L/A। कैसी बात कर रहे हो कि मैंने, अरे सी मतलब सी कंसंट्रेशन दिया। अरे प्रभु, अरे तुम ऐसे जान ले लोगे मेरा, इतना मुझे पूरा ध्यान रहता मैंने क्या कराया है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? अरे ये वही मोलर कंडक्टिविटी है यार, ये तुम चलो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बढ़े? चलो, तो ये तो पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन है मेटल इनसॉल्युबल
सॉल्ट, इलेक्ट्रोड में बोलने जा रहा था। इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं ना, उनका KSP और लैम्डा इंफिनिटी का क्या रिलेशन। तो जैसे मैं आपसे बोल दूं बेटा कि AgCl, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का KSP, रिलेशन बिटवीन द, लिखो यहां पे, लिखो रिलेशन बिटवीन लैम्डा इंफिनिटी एंड KSP फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब बेटा जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही खराब हो ना, या इनसॉल्युबल भी बोल दो तो कोई बुराई नहीं है उसमें, इनसॉल्युबल भी बोल दो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो डिसॉल्व ज्यादा होते नहीं है। चलो तो अब देखें, अब मुझे ये बताओ, जब मैं बोलता हूं कि AgCl सॉल्युबल नहीं है और ये तो होता सॉलिड है, तो जब आप इसको ऊपर से डालते हो बेटा, जब भी ना पाउडर्ड फॉर्म में जब भी आप ऐड करते हो गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में, तो ये जाते ही ब्रेक कर जाएगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, बस एक लिमिटेड अमाउंट, और उसके बाद जब थोड़ा भी आप ऐड करोगे एक्स्ट्रा तो नीचे पीपीटी के फॉर्म में बन जाएगा। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि AgCl स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा अमाउंट ही सिर्फ घुलता है। 1 लीटर वाटर में हो सकता है 10 के पावर -5 मोल ही डिजोल्व हो। 10 के पावर -5 इज नेग्लिजिबल यार, इसीलिए इनसॉल्युबल बोलते हैं। तो अब ये हम कितना भी डालते रहे, बट जितना उसको घुलना है पर लीटर, उससे ज्यादा वो घुलेगा ही नहीं। और वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके KSP पे, और KSP की वैल्यू क्या होती है, Ag प्लस एंड Cl माइनस। और आप जानते हो अगर ये S मोल पर लीटर डिजोल्व हो गया तो ये सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, SNS। तो क्या यहाँ से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, SNS? क्या KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर बोल सकते हैं, क्या S इज इक्वल टू √/KSP बोल सकते हैं? अभी कितने लोग ये बोलना चाहोगे कि सर ये जो सॉल्युबिलिटी आएगी, ये सॉल्युबिलिटी खुद में इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरह बिहेव करने का कोशिश कर रहा है? क्योंकि तुम उल्टा समझो कि AgCl मैंने ले लिया था जो बिल्कुल नहीं घुल सकता था, सपोज करो इसके अंदर रख लिया मैंने पूरा का पूरा AgCl पाउडर्ड फॉर्म में। अब मैं उल्टा काम कर रहा हूं, मैं बाहर से वाटर डाल रहा हूं, बाहर से वाटर डालूंगा क्या, तो हल्का सा डिसॉल्व होगा, और डालता जाऊंगा और डालता जाऊंगा और डालता जाऊंगा और डालता जाऊंगा, तो करते करते एक टाइम आएगा जब पूरी तरीके से टूट चुका होगा। क्या वही स्टेज होता है क्या ये? अरे S मोल पर लीटर जैसे ही डिसॉल्व होगा तो ये S मोल और ये S मोल देता है ना, अब ये S की वैल्यू ही बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा वाटर डालने पे ही वो डिसॉल्व होता है। तो क्या इसका ये जो सॉल्युबिलिटी आ रहा है ये खुद में ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में इंडिकेट कर रहा है इसका? इससे ज्यादा तो क्या ही हम डाइल्यूट करेंगे भाई, हो गया। अब क्या हम इसके लिए लगा सकते हैं लैम्डा इंफिनिटी या लैम्डा नॉट ऑफ AgCl इज इक्वल टू, ध्यान से समझो क्या होता है लैम्डा, किसी का भी क्या होता है, कपा डिवाइडेड बाई, बोलो, मोलैरिटी। और मोलैरिटी ही क्या है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी। समझ गए? और कपा किसका भाई, तुम्हें AgCl का चाहिए क्योंकि सॉल्युबिलिटी उसी का है। अरे बच्चों बोलो यार, ये कपा 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 और कपा तुम समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें आसान है, आसान है ये निकालना, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 2 ले लेंगे, AgNO3 ले लिया और कुछ और ले लिया, उससे मैंने AgCl निकाल लिया। बोलो यार, अरे भाई पिछला वाला एप्लीकेशन कोलरॉस लॉ का, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। और अगर मुझे सॉल्युबिलिटी मालूम चल गया तो मैं कपा निकाल सकता हूं, बोलो, या कुछ भी दे दिया इसमें रिलेशन तो निकाल सकता हूं। बस एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इतना खराब कंसंट्रेशन होता है इसका कि ऐसे केस में जो वाटर है ना, वाटर भी अपना कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं दे ही देता है इसमें। जो इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है वो इसके प्लस इसके प्लस इसके प्लस इसके, ये चारों की वजह से आता है। इसीलिए कई बार इसको ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा है कि AgCl सॉल्यूशन माइनस कपा ऑफ H2O एंड होल डिवाइडेड बाई S ऑफ AgCl। ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि AgCl एक्वस में ये चारों चीजें हैं, इनमें से हम H2O तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो वो सिर्फ AgCl का आएगा। तो ये रिलेशन एक हम बना के लिखते, यहां देखना AgCl सिर्फ लिखा है क्योंकि मुझे सिर्फ AgNCl का चाहिए था, लेकिन वो सॉल्यूशन में तो ये चारों चीजें हैं तो उसमें से हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे देखो सॉल्यूशन माइनस K ऑफ H2O लिखा है। नोट करोगे ये बात, वो दिया रहेगा आपको लिख लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये मिल गया हमें।
अब ये एच की वैल्यू खुद में क्या है बेटा, रूट ओवर के एस पी, तो चाहो तो आप के एस पी निकालो, कुछ भी करो यार दुनिया में, वो आपकी मर्जी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि इसकी सॉल्युबिलिटी खुद इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पूरे डिस्कशन का। बोलो बच्चों, हो गया क्या? नोट कर लिया सबने? एक क्वेश्चन लिखो तो, लिखो तो, जल्दी लिखो तो। इफ लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 ion is X, lambda not equivalent of sulfate ion is Y, then find lambda not equivalent of Al2SO4 whole thrice, ये पहला पार्ट। दूसरा, lambda not molar of course Al2SO4 whole thrice। तीसरा, lambda molar of aluminium ion and lambda not molar of sulfate ion। तो सबसे पहला क्या काम करना चाहिए आपको, इन सभी इक्विवेलेंट को किस में कन्वर्ट कर दो, मोलर में। तभी तो मोलर से मोलर निकालो और फिर उल्टा चले जाओ। रिलेशन सबको ध्यान है? हमने क्या सीखा था कि अगर हमें लैम्डा मोलर मालूम हो तो डिवाइडेड बाई एन फैक्टर करने से क्या आ जाता है, लैम्डा इक्विवेलेंट। ये ध्यान है ना, ये ध्यान रहना चाहिए। और नहीं तो आपको ये तो मालूम होगा कि यार कपा बाई नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो खुद में खुद। और एन फैक्टर आपको सॉल्ट के लिए मालूम है ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज, आयंस के लिए उसका पॉजिटिव चार्ज। तो बस इसी पे बेस्ड है सारा चीज।
हो गया बच्चों, गॉट इट। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो पहले। अरे सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, ध्यान से देखो, मैं इस पे फोकस करूंगा पहले, क्योंकि ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा मोलर, अरे बोलो यार, मोलर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा मोलर ऑफ सल्फेट आयन, बोल सकता हूं। और हमें इतना मालूम है कि यार जैसे ये मोलर मोलर का रिलेशन है, वैसे आयंस के केस में भी मोलर है और उसका रिलेशन वही होगा। तो Al प्लस 3 बोलो डिवाइडेड बाई n फैक्टर ऑफ Al प्लस 3 विल बी इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al प्लस 3। बोलो बेटा, तो ये वैल्यू कितना दिया है, x इज इक्वल टू लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Al प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई n फैक्टर बताओ कितना होता है 3। तो लैम्डा नॉट मोलर कितना आ गया, 3x आ गया, क्या कितना आया 3x ना। Similarly, y is equal to, can I write that lambda naught molar of sulfate ion and whole divided by, तो lambda naught molar कितना आ जाएगा सल्फेट आयन का 2y, समझ गए। तो अब यहाँ रख दो यार, 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, तो क्या आ गया आंसर 6 टाइम ऑफ x प्लस वाई आ गया क्या दादी। हाँ रुक जाओ अभी, शुभम चल ठीक है, गॉट इट। 6 टाइम ऑफ, वो क्लोज कर लेता है अपना काम, इसका मैकेनिज्म बहुत सेट है। तो अब ये सब तो निकल ही गया यार, इसमें कुछ बताने की जरूरत है, ये दोनों निकल गए, ये भी निकल गया। अब ये मालूम चल गया बेटा, तो ये निकालने के लिए क्या होता है, क्या होता है लैम्डा नॉट मोलर अपॉन एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, और Al2SO4 का सॉल्ट का क्या है 6, तो ये वैल्यू क्या आ गया 6 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन, तो क्या आ गया ये x प्लस, कितना सिंपल, क्या नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि इक्विवेलेंट अगर हमें दिया हो और मोलर इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड पूछ रहा हो, तो सिंपली ऐड कर देने से ही आंसर आ जाता है। अब मैं उसको कराने का कोई मतलब नहीं है, एक न्यूमेरिकल के सामने मैंने बता दिया, अब इस चीज को आप यूज करते रहना। समझ में आ गया बात, तो ये एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना। ओके, गॉट द क्लैरिटी। चलो अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है ना, एंड द लास्ट पार्ट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, हेडिंग डालो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। Conductometric titration. So, recording in progress. All right. So, कहां तक पहुंचे हम लोग कंडक्टोमेट्रिक पे ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ड्यूरिंग टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है, तो सिंपली रिएक्शन ही तो होता है यार, एसिड बेस का या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हमारा किसका होगा, जब हमें कंडक्टिविटी मेजर करना है तो हम चाहेंगे कि रिएक्शन किन के बीच हो, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन देखा जाए तो या तो प्रेसिपिटेशन वाले टाइप में रिएक्शन आएंगे, और या तो फिर कौन से रिएक्शन आएंगे बेटा, ऐसे रिएक्शन जो एसिड बेस वाले हो। अब एसिड बेस में कई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग के साथ, वीक का स्ट्रॉन्ग के साथ, स्ट्रॉन्ग का वीक के साथ, समझ रहे हैं ना, वीक वीक के साथ, ये सब बना सकते हैं। तो इसी पे कंडक्टर में ध्यान से सुनो, अगले 5 मिनट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज इसमें जो हायरार्की है आयनिक कंडक्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो बच्चों जो कैटायंस में अमॉन्ग ऑल द कैटायंस H plus have abnormally very high value of, abnormally very high value of molar conductance. Similarly, among all the anions, OH minus have abnormally very high of value of, ये among anions में बोल रहा हूं, और ये among
कैटायंस बोल रहा हूँ बेटा। ये कुछ वैसी वाली बात हो गई कि सोडियम आयन का, मैं एग्जैक्ट वैल्यू कभी आपको दे दूंगा टेबल से, आप देखना। सोडियम आयन का मान लो से फॉर एग्जांपल हम टेकिंग 100 है, तो H प्लस आयन का कुछ 300 400 के आसपास होता है, बहुत ज्यादा होता है, किसी भी कैटायन से ज्यादा होता है H प्लस आयन का। वो ऐसा क्यों है, आप एक तो ऐसे सोचो ना, H प्लस आयन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है यार। एक तो सबसे छोटा प्रोटॉन, क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन निकल ही गया, प्रोटॉन ही तो बचा, साइज एबनॉर्मली बड़ा छोटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई हो गया। तो ये जो मोबिलिटी करता है, अपना मोबिलिटी तो करता ही है, साथ में एक बड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट करता है जिसको हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं। वो क्या करता है, ये पूरे पूरे OH को अपने पास खींच करके यहाँ से H प्लस आयन निकाल देता है। तो मतलब एक तो ट्रेवल कर रहा है ऊपर से, अभी यहाँ है, यहाँ से गायब होकर एकदम से यहाँ प्रकट हो गया, फिर यहाँ से गायब होकर, ये प्रकट होने का मतलब समझ आ रहा है, ये OH ले लिया तो H प्लस यहाँ का रिलीज हो गया ना, तो ऐसे यहाँ था एकदम से यहाँ आ गया एकदम से। तो ये प्रोटॉन पंप का जो अमेजिंग इवेंट है, ये इसको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन। और काफी हद तक, उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन OH आयन में भी, OH नेगेटिव में भी इस तरह की जो खास बात है वो मिलता है। एक्वस सोल्यूशन ही ले रहे हैं तो ये फिनोमेना, इसीलिए कैटायन में ये सबसे ज्यादा, एनायन में ये सबसे ज्यादा। तो अगर ये दोनों दिख रहे हो सॉल्यूशन में, तो सबसे ज्यादा बात इन्हीं का मानना है। और ये दोनों अगर नहीं दिख रहे हो तो फिर बाकी कैटायंस के होते हैं डिफरेंस, ऐसा नहीं है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन में डिफरेंस है, बट वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, स्लो वेरिएशन ही होगा। लेकिन अगर ये दोनों दिख गए तो बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन होगा। जैसे एग्जाम्पल, बेटा मान लो मैंने टाइट्रेशन कराना है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ। और ऑफ कोर्स जो कंडक्शन है वो हम कहाँ का मेजर करते हैं, सॉल्यूशन का ही तो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाल के हम इसका मेजर कर रहे हैं सॉल्यूशन का, दिख रहा है सॉल्यूशन का, हम यहाँ पे, अरे देखो यार इधर, अब जब HCl इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, NaOH के अमाउंट को खा जाएगा, वो क्या बना देगा, Na प्लस N क्लोराइड आयन देगा, और क्या बन चुका होगा, H2O। अरे बोलो यार, HCl अंदर जाके HCl नहीं बन रहा है, वो उल्टा गायब कर दे रहा है NaOH को। तो बताओ OH माइनस का संख्या कम हो रहा है ना सॉल्यूशन में। तो लैम्डा मोलर, जैसे जैसे तुम वॉल्यूम ऑफ HCl ऐड करोगे, या अगर यहाँ HCl ले लो, तो जैसे जैसे वॉल्यूम ऐड करोगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा ड्रेस्टिकली। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में प्रीशियस आयन OH माइनस गायब हो रहा है। नंबर ऑफ आयंस अगर तुम देखो तो सेम ही रह रहे हैं, क्योंकि पहले Na प्लस OH माइनस था, अब Na प्लस Cl माइनस है। फर्क किसका है, OH माइनस की कंडक्टिविटी अनमैचेबल है, इसके वजह से ओवरऑल डिक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि OH माइनस गायब हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये गायब होता जाएगा, गायब होता जाएगा, एक टाइम आएगा जब सारा NaOH खत्म, उसके बाद डालोगे तो अच्छी बात क्या, अब तो और बढ़िया चीज आ रहा है, H प्लस आ रहा है, तो फिर एकदम से बढ़ा देगा, वो V शेप का हो जाता है। यही है उसका क्या, एंड पॉइंट जो मिनिमा आता है। अरे बच्चों समझ गए, इसी पॉइंट पे आप लगा सकते हो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये किसका टाइट्रेशन बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, ऐसा आएगा नीचे। अब वही बच्चों, ये पहला केस था, ठीक। दूसरा केस, लैम्डा मोलर, मैं बस एक सेंस दे रहा हूं, बाकी तुम्हारा काम है सब इसको समझना। मान लो बच्चों मैंने सॉल्यूशन में क्या ले लिया, से फॉर एग्जांपल, उल्टा आएगा तो तुम समझना अपने से। मान लो मैंने वीक एसिड ले लिया और ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूं, NaOH। अब मुझे बताओ, क्या ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है क्या, CH3COOH? नहीं सर, क्योंकि बहुत ही कम देता है ना आयन। तो ये, अरे मान रहा हूं कि H प्लस आयन बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसका क्वांटिटी ही खराब है तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो पुअर कंडक्टर है ना ये। तो जैसे जैसे हम ऊपर से NaOH डालेंगे, तो एक चीज तो होगा कि NaOH इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaOH इसके साथ कन्वर्ट करके CH3CO माइनस प्लस Na प्लस बनाएगा। सर आयंस इंक्रीज होंगे, तो पहले बहुत ही खराब है कंडक्टेंस, अब धीरे 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 धीरे, बहुत फास्ट नहीं है, मैं कांस्टेंट दिख रहा है यार, ये हल्का, मतलब स्लोप उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन हल्का इंक्रीज कराना है। लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट हो गया, वैसे ही पूरा का पूरा ये खत्म। अब NaOH जो भी डालोगे वो OH माइनस सोल्यूशन में डालेगा, एंड एंड पॉइंट के बाद ये बड़ा शार्प इंक्रीज करेगा। ये पता पड़ा,
सॉल्यूशन इसका मेजर कर रहे हैं, ठीक उल्टा कर रहे होते तो गेम पलट जाता। देखो पहले यहां तक तो क्लियर हुआ कि हल्का हल्का इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे NaOH डालोगे ये इसको बनाएगा, आयंस मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, तो हल्का हल्का इंक्रीज करेगा। अग्रीड? ठीक है। अब लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये पूरा खत्म हो गया CH3OH, अब NaOH अंदर आकर के रिएक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि अब ऐसे ही Na+ और OH- प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही Na+ OH- प्रोवाइड करेगा, वैसे ही OH- सॉल्यूशन में आ गया, और हमने देखा है अभी H+ एंड OH- का एबनॉर्मली बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए एकदम से स्पाइक कर जाएगा। समझ में आया? तो ये टाइट्रेशन, यहां नीचे क्या रहेगा बेटा, आपने एसिड कंटेनर में लिया है, बेस को ऊपर से डाल रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH लिखोगे आप। यहां तक समझ में आ गया? बोलो। तीसरा एक मैं आपको सिखा देता हूं, और वो लास्ट होगा और खत्म इसी के साथ, विच इज, जैसे मान लो बेटा मैंने सॉल्यूशन में क्या ले लिया है, मैंने सॉल्यूशन में ले लिया है NaCl, अब H+ वगैरह नहीं ले रहा हूं, और ऊपर से क्या डाल रहा हूं मैं, इसमें ऐसी चीज डाल रहा हूं जो पीपीटी बनाया है, वो है क्या, AgNO3। और आपको रिएक्शन मालूम है कि जैसे जैसे NaCl AgNO3 डालते जाओगे तो सिल्वर Cl के साथ पीपीटी बना लेगा, और सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, Na+ NO3-। बोलो। तो अब अगर आप सॉल्यूशन का मेजर करो तो कितने लोग कह रहे हो सर आपने डबल आयन था और आप AgNO3 डाल रहे हो तो भी डबल ही आयन मिल रहे हैं, और एक तो पीपीटी बन जा रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस अनअफेक्टेड है ना। चलो मैं मान रहा हूं कि सोडियम का जो कंपैरिजन है क्लोराइड का, वो नाइट्रेट आयन नहीं कर सकता है, बट इनमें बहुत बड़ा गैप नहीं है। अरे आ रहा है बात समझ में? तो जितने आयन पहले थे उतने ही आयन अभी भी है, तो इसलिए नियरली कांस्टेंट रहता है टिल द एंड पॉइंट। अब जब एंड पॉइंट खत्म, तो अब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, अब जो भी डालोगे Ag+ बढ़ेगा, नाइट्रेट आयन बढ़ेगा, तो इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उतना शार्प नहीं बढ़ेगा जितना कि HCl वगैरह के केस में बढ़ता है, बट हाँ इंक्रीज करेगा। फिर से समझा रहा हूं, देखो जब तक H+OH- है तब कहानी कुछ अलग होगी, बाकी सबके केस में एक कैटायन का दूसरे कैटायन का कंडक्टिविटी नियरली क्लोज ही होता है, एक एनायन का दूसरे एनायन का कंडक्टिविटी नियरली क्लोज ही होता है। एंड दैट इज द रीजन कि जब हम ऐड करते हैं तो हम नंबर ऑफ आयन चेक करते हैं, पहले भी दो, एक सोडियम और एक क्लोराइड, और बाद में एक Na+ एक ये है। AgCl तो अंदर प्रेजेंट ही नहीं रहा है, वो तो पीपीटी बन जा रहा है ना नीचे, तो वो तो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। लेकिन करते जाओगे जब सारा का सारा NaCl यानी क्लोराइड आयन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो AgNO3 डालोगे तब तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा ना, तब वो सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएगा, और जैसे ही आयंस बढ़ने लग जाए बेटा कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाएगी। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, AgNO3 एडेड। ये आप किसी भी ऑर्डर में कर लो, समझ में आया? तो बच्चों इसी के साथ आपका पूरा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और सारा चीज कहाँ पे, यहाँ पे डिक्रीज इसलिए किया क्योंकि जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो, पहले Na+ OH- था, अब Na+Cl- आ गया, तो OH- खत्म हो रहा है, और हमें मालूम है OH- का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये OH- खत्म हो गया, अब HCl अंदर आकर के H+ आयन दे रहा है, तो इसलिए एकदम से बढ़ने लग गया। तो इसलिए टाइट्रेशन होने के पहले देखो, टाइट्रेशन होने के बाद देखो, और उसके हिसाब से डिसाइड करो क्या होगा। हाँ लेकिन फर्क है ना, अरे पहले Na+OH- था, अब Na+Cl- है, Na बराबर है OHCl में OH बहुत ज्यादा होता है, तब इसको गायब करोगे तो तेजी से डिक्रीज करेगा। फर्क ये था, यही से समझा रहा था यार, ये दोनों डोमिनेटिंग होते हैं। गॉट इट? फाइन एवरीवन, सो वी आर डन विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।